ऐसे बच्चे की बात करने वाली हूँ मैं यहाँ पे, जो एक मॉडरेट एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन अपनी मेहनत से वो बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट लाना चाहता है। वो पहला सवाल करता है, वो दूसरा करता है, दूसरा न्यूमेरिकल होता है, और न्यूमेरिकल को करने बैठता है और उसका बहुत सारा समय निकल जाता है क्योंकि उसकी कैलकुलेशन स्पीड उतनी अच्छी है नहीं। अगर किसी की कोई स्ट्रैटेजी काम ही नहीं कर रही थी, स्ट्रगल फेज में है, वो बच्चा जरूर करके देखे। मैं अश्योरेंस दे रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ, आपका मार्क्स इंप्रूव होगा अगर आपने बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझी है तो। जो मॉडरेट है उस पर टाइम स्पेंड कर देंगे, जो हार्ड लग रहा है उस पर टाइम नहीं लगाएंगे उतना ज्यादा, पता है ना, छोड़ दो, लेकिन बाकी दो में इतना सही कर दो कि उसके मार्क्स वहां पे कॉम्पनसेट हो जाए। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप सब? तो नीट का पेपर आने ही वाला है और हमारे प्यारे बच्चे बहुत एंग्शियस फील कर रहे हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा कैसे संभालें। तो नहीं बेटा, एंग्शियस नहीं होना, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपको गाइड करने के लिए ऑल टाइम रेडी है ना। तो आज वीडियो में बेटा हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री के पेपर को आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए 2025 नीट में। दूसरा, मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स भी बताऊंगी जो केमिस्ट्री में आपको करने चाहिए। मतलब अगर आपने अभी तक नहीं करे हैं, वैसे आई एम श्योर आपने करे होंगे, बट फिर भी नहीं करे हैं तो लास्ट मोमेंट की रिवीजन में उन सारे टॉपिक्स को आप जरूर ऐड करिए, है ना। तो जरा फटाफट से वीडियो में बने रहिए और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम एक नीट का पेपर लेके चल रहे हैं, एक ऐसे बच्चे की बात करने वाली हूं मैं यहाँ पे, जो एक मॉडरेट एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन अपनी मेहनत से वो बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट लाना चाहता है। अभी वो मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी जो आउटपुट आना चाहिए, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी की दिक्कत की वजह से वो आउटपुट नहीं आ रहा है। तो वो बच्चा आज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने वाला है, राइट। सो बेटा, 3 आवर्स का हमारा पेपर होगा। उस 3 आवर्स के पेपर को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो है 2 शॉट में देखें, राइट। लेकिन पहले मैं ये सारी चीज आपको क्लियर कर दूं। देखिए, अगर आप कोई एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी पे अभी तक चल रहे थे और उससे आपका स्कोर बहुत परफेक्ट आ रहा था, तो मैं नहीं कहूंगी लास्ट मोमेंट पे आप एकदम अपनी स्ट्रैटेजी बदल दीजिए, नहीं। बट अगर आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे और उसमें आपको दिक्कत आ रही है, जैसे मैंने आपको कहा, वो एवरेज बच्चे हैं जो अपने अभी मैक्सिमम रिजल्ट और पोटेंशियल की तरफ नहीं पहुंचे हैं, एंड यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, सो यू शुड ट्राई द स्ट्रैटेजी। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को जो मैंने ये शेयर किया अपने सेंटर पे और बताया, तो उनके रिजल्ट में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो उसी बेसिस पे ये चीज मैं आज आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर रही हूँ, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान के हैं हमारे नीट के पेपर में हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स। बच्चा ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं 80-90% बच्चे की बात करूंगी तो वो बायो से ही शुरू करता है। वैसे मेरा कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं है कि आप कैसे भी शुरू कर सकते हैं, ये आपका पर्सनल चॉइस है, आप किस सब्जेक्ट में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं उस हिसाब से, राइट। तो मैंने आपको बोल दिया कि अपने पास 3 सब्जेक्ट है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। हम पहले गो में तीनों सब्जेक्ट को 40-40 मिनट बांटेंगे, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बायो का 40 मिनट, केमिस्ट्री का भी 40 मिनट, फिजिक्स का भी 40 मिनट, जो कि कुल मिला के बनता बेटा 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। तो मतलब मैं इस 3 आवर्स के पेपर को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसे 2 आवर्स प्लस 1 आवर में डिवाइड करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ मैं मैक्सिमम चीजें 2 आवर में निपटाऊं, और जब मैं 2 आवर में पूरी चीजें निपटा दूंगी ना, तो मेरा पेपर एक बार मेरी आंखों से गो थ्रू हो चुका होगा। अब मुझे मालूम होगा कि कौन से सब्जेक्ट में मैं ज्यादा पोटेंशियली मार्क्स गेन कर सकती हूँ। वो सब्जेक्ट को मैं 1 आवर में इंक्लूड करके, ओएमआर फीलिंग को इंक्लूड करके 1 आवर में अपने मार्क्स को एक जो लेवल पे स्टक हो जाते हैं ना, उससे इंप्रूव कर सकती हूँ। ये लॉजिक है ना। तो मैं कोशिश करूंगी अपने 3 घंटे के पेपर को 2 घंटे और 1 आवर में डिवाइड करूं। 2 आवर्स में मैं अपना पूरा तीनों सब्जेक्ट को 2 आवर्स के बेसिस पे अटेम्प्ट करूं। जैसे कि मैंने बायो 40 मिनट्स किया, केमिस्ट्री 40 मिनट्स, फिजिक्स 40 मिनट्स। अभी बहुत फिक्स रह के चलना है कि बायो को 40 ही देना है, केमिस्ट्री को भी 40 देना है और फिजिक्स को भी 40 देना है। पहले सुन लेते हैं पूरा, है ना। अगर ऐसा होगा तो मोस्ट ऑफ द बच्चे, जैसे अगर बायो हमारा कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट होता है और बायो हमें समझ भी आ रही है और हमारा बायो पेपर में बहुत ज्यादा टफ आया भी नहीं है, मॉडरेट टू इजी रहा है, तो मैक्सिमम बच्चा इस 40 मिनट्स में बायो तो फिनिश कर ही देगा। 40 मिनट्स बहुत होते हैं बायो के लिए, हो सकता है बच्चा आधे घंटे में बायो कर दे। तो पॉसिबिलिटी है कि बायो उसका 40 मिनट्स में फिनिश हो जाए, या उससे पहले ही फिनिश हो जाए। तो रेस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री को बांट सकता है। अब केमिस्ट्री 40 मिनट्स में करनी है, फिजिक्स भी 40 मिनट्स में करनी है। केमिस्ट्री 40 मिनट्स में करनी है, तो 40 मिनट्स में क्या करना है केमिस्ट्री में? देखिए, केमिस्ट्री में बच्चे का सबसे पहला अटेम्प्ट जो रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि वो सारे कॉन्सेप्चुअल सवाल जो भी हैं
थ्योरी वाले सवाल जो भी, अब देखिए कॉन्सेप्चुअल थ्योरी में मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं ना, तो बेटा तीनों ब्रांचेस आ जाते हैं केमिस्ट्री की। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें भी बहुत सारा थ्योरी पोर्शन है, वो भी बच्चा करेगा। ऑर्गेनिक की बात करो वो तो थ्योरी है ही है बेटा, और अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो वो भी पूरा थ्योरी है। तो हम फिजिकल का बहुत सारा पोर्शन जो थ्योरेटिकल आया है वो भी इन 40 मिनट्स में करेंगे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को भी हमें ये 40 मिनट्स में फिनिश करना है। क्योंकि हम थ्योरी क्वेश्चन पहले कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें टाइम कम लगेगा। हमारा टाइम कहाँ जाता है बेटा, सारा न्यूमेरिकल में जाता है। और एक एवरेज बच्चा अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा, इसका जवाब मैं देना चाहूंगी, आप भी सोचिए। एक एवरेज बच्चा एक लिमिट से ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहा? क्योंकि वो जो एवरेज बच्चा है ना, वो पेपर को शुरू से शुरू करता है करना। वो पहला सवाल करता है, वो दूसरा करता है, दूसरा न्यूमेरिकल होता है, और न्यूमेरिकल को करने बैठता है और उसका बहुत सारा समय निकल जाता है क्योंकि उसकी कैलकुलेशन स्पीड उतनी अच्छी है नहीं। या फिर अगर वो कर भी रहा है तो उसका आंसर मैच नहीं करता, कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन के चक्कर में, जिसमें की वजह से उसका बहुत सारा टाइम लॉस हो जाता है। और जैसे-जैसे वो आगे जाता है, फिर बीच-बीच में से जो न्यूमेरिकल आता है, वो उस न्यूमेरिकल के पीछे पड़ ही जाता है। फिर उसके अंदर ऐसा आता है, यार मैंने तो पढ़ा था, मुझे तो आना चाहिए, मेरे से तो न्यूमेरिकल बनना चाहिए, तो वो पड़ जाता है उसके पीछे, और इस वजह से उस बच्चे का टाइम वेस्ट हो जाता है। जो एफिशिएंसी उसकी 40 मिनट में केमिस्ट्री के में आनी चाहिए, वो एफिशिएंसी आ ही नहीं पाती उसकी, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में उलझा रह गया। और यही एग्जामिनर की स्ट्रैटेजी है, ताकि आप उलझ जाएं। समझिए इस बात को, है ना? तो हमें उलझना नहीं है, तो हम डे 1 से क्लियर होके बैठे हैं कि हम केमिस्ट्री का पेपर देंगे ना, हम सिर्फ थ्योरी निपटाएंगे, सिर्फ थ्योरी। अब कौन सी थ्योरी हो सकती है, वो भी मैंने बेटा आप लोगों के लिए लाके रखा हुआ है कि कौन से ऐसे थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं नीट में। ठीक है, मतलब अगर हम सारे 10 साल के पेपर का एनालाइज करें, ये सब आपको आपके टीचर्स ने भी बताया होगा, मैं भी वही चीज बता रही हूँ, बट मैंने एक जगह लिख दिया सो दैट व्हेन यू आर डूइंग द फाइनल रिवीजन, आप इन टॉपिक्स को एकदम नोट कर लो, अपनी आंखों से एक बार पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप ये जरूर पढ़ के जाओ, ये सारे टॉपिक्स आप जरूर पढ़ के जाओ। जैसे कि अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से शुरू करूं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स के ऊपर सवाल आता है, नोड के ऊपर सवाल आता है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती बेटा, तो वो वाले क्वेश्चंस हो गए। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, उससे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, ये तो हम पढ़कर भी आते हैं, जितने अनपेड होते हैं 0.8 0.9 में आंसर आता है। तो इस तरीके के सवाल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सवाल, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर है, ग्रुप 13 में कैसे ऑर्डर चेंज हो रहा है, ये सारे क्वेश्चंस। केमिकल बॉन्डिंग की बेटा अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन का सवाल कि कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल है, कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सा टीबीपी है, किसका बॉन्ड लेंथ अलग है, किसका बॉन्ड लेंथ जो है एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है, किसका डाइपोल ज्यादा है, वाटर ज्यादा पोलर है, एचआर ज्यादा पोलर है, कुछ एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल डेटाज हैं जो आप पहले भी पढ़कर आए हैं, वो सारी चीजें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक क्वेश्चन आता ही आता है जिसमें फिक्स्ड बात बताई जाती है, O2 माइनस N2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर बताइए। तो ये सारे थ्योरी के क्वेश्चन हो गए। तो अब देखिए हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में से भी सिर्फ क्वांटम नंबर्स उठाया थ्योरी वाला, पीरियोडिक प्रॉपर्टी पूरा थ्योरी उठाया, केमिकल बॉन्डिंग का भी थ्योरी वाला पोर्शन उठाया। इनफैक्ट मैं तो इसमें ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप डाइपोल वाले सारे क्वेश्चन जितने होते हैं वो भी इंक्लूड करिए, क्योंकि डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं ना। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसमें इंट्रामोलिकुलर हो रही है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, एक्सपेक्टेड है भाई, बहुत सिंपल है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आता है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। वैसे ही अगर मैं चली जाऊं ना इक्विलिब्रियम में, तो मैं थ्योरी वाली बात करूं तो थ्योरी में बफर कौन सा है, कौन सा एसिडिक बफर किससे बनता है, इसमें से कौन सा एसिडिक बफर है, इनके एग्जांपल्स, एसिडिक बफर के, बेसिक बफर के एग्जांपल्स, ये सारी चीजें हम कर लें। डेल्टा जी और स्पॉन्टेनिटी के ऊपर बात कर लें, डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, कौन सी कंडीशन में डेल्टा जी नेगेटिव होता है, डेल्टा एच और डेल्टा एस को क्या होना चाहिए ताकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए, थ्योरेटिकल पार्ट है ना। अगर मैं आ जाऊं लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर में, थ्योरी पार्ट कौन से आइडियल सोल्यूशन है, कौन से नॉन आइडियल है, पॉजिटिव डिविएटेड का एग्जांपल, नेगेटिव डिविएटेड का एग्जांपल, एजियोट्रॉप का एग्जांपल, करेक्ट। अगर मैं आ जाऊं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो थ्योरी पार्ट कौन सा आ गया मेरा, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ कैसे वेरी करती है, इनके ग्राफ भी आते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख रहे हैं मोटा मोटा मैंने जो भी फिजिकल केमिस्ट्री लिया उसमें से थ्योरी उठा लिया।
अब ये थ्योरी अगर आपको मालूम है और ये थ्योरी आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको नीट में जब केमिस्ट्री उठाना है तो सबसे पहले इनके थ्योरी के सवाल बनाने हैं, क्योंकि ये तो थ्योरी है ना। और अभी आप रिसेंटली पढ़ के भी आ रहे हो, तो उनके सवाल तो जल्दी बनेंगे आपसे, है ना। और देख लीजिए, जैसे मान लो मैं आपकी बात करी केमिकल काइनेटिक्स की, तो केमिकल काइनेटिक्स में हमारे ग्राफ्स के ऊपर सवाल आता ही आता है। कौन सा जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, कौन सा फर्स्ट ऑर्डर का, कंसंट्रेशन टाइम का, टी हाफ का, तो सारे ग्राफ्स अपन देख जाए। अर्हेनियस इक्वेशन अपन देख जाए, जिसमें हम बोलते हैं कि ओरिएंटेशन बैरियर और एनर्जी बैरियर फुलफिल होगा तभी रिएक्शन होगा, तो जितना भी टेम्परेचर इफेक्ट है उसको देख जाए। साथ में अगर मैं ऑर्गेनिक पर आऊं तो ऑर्गेनिक के जितने नेम रिएक्शन है, आपने अभी तक सारे नेम रिएक्शन जो जो भी होते हैं ऑर्गेनिक में, एनसीईआरटी में जितने भी है, रीमर टीमर है, एचवीजेड है, एल्डोल है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड है, दाउस प्रोसेस है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस है, सारे नेम रिएक्शंस पढ़ लो। सारे नेम रिएक्शंस का डायरी बना हुआ है, उनको रिवाइज कर जाओ। तो जो भी नेम रिएक्शन के सवाल आए, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का सवाल आया कि भाई एस्टर भी दे दिया, एल्डिहाइड भी दे दिया, बताओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसको रिड्यूस करेगा और NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा। तो ये कौन किसको रिड्यूस करता है, कौन किसको ऑक्सीडाइज करता है, ये थ्योरी हो गया। लुकास टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, सारे टेस्ट पढ़ लेना, विक्टर मेयर, हिंसबर्ग, सारे थ्योरी हो गया। करेक्ट। इनऑर्गेनिक में अगर डी ब्लॉक में आऊं तो एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर सवाल हमेशा आता है। लैंथनॉइड सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सारी चीजें जरूर पूछी जाती हैं। इनके साथ इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिलेट कर देते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका ज्योमेट्री क्या होगा, आइसोमेरिज्म क्या होगा, ये सारी चीजें। मतलब मोटा मोटा ये जो आपको स्लाइड दिख रही है ना, उसमें मैंने जितने भी 16-17 टॉपिक्स लिखे हैं बेटा, ये सारे टॉपिक्स फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के वो पोर्शन है जहां पे थ्योरी है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना बेटा, तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का पार्ट कम है, थ्योरेटिकल पार्ट ही ज्यादा है। और नीट में हमें जो ये 40 मिनट्स मिल रहे हैं केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करने में, इनमें हमें अपना मैक्सिमम थ्योरी पोर्शन को निपटाना है। आर्ट ऑफ लेटिंग गो करना है। ये मैंने पहले भी एक बार आपको सिखाया था वीडियो में कि अगर कोई सवाल हमसे फंस जाता है, कोई न्यूमेरिकल है, कुछ भी है, हमें उस पर समय अभी नहीं लगाना, अभी आगे बढ़ना है। इससे बेटा एडवांटेज क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। अगर एक बच्चा 40 मिनट्स केमिस्ट्री को ले रहा है और उसमें से 40 मिनट्स में से वो सारे सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चन प्लग करें, मैंने आपको टॉपिक्स दिखाई दिए हैं, ये टॉपिक्स आप नीट से पहले एक बार देख जाओ सारे। इन टॉपिक्स के जैसे ही आपको सवाल दिखे पहले इनको बना दो, और क्योंकि ताजा ताजा पढ़ के गया, थ्योरी याद है, पहले इनको बना दो। और अब इनके क्वेश्चन बनाए जा रहे हो, आपसे क्वेश्चन बन रहे बेटा 30 मिनट में जब तुम ये 20 सवाल 25 सवाल थ्योरी वाले लगा दोगे, 45 क्वेश्चन आने हैं। 45 क्वेश्चन में से कम से कम नहीं तो कुछ भी हो जाए 25 से 30 सवाल तो बेटा आराम से थ्योरी का आना है। तो मैं 25 से 30 सवाल अगर 30 मिनट्स में लगा दूं, सारे थ्योरी वाले टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिखे, उनको लगा दूं, मेरा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर होगा यार। अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस होगा कि केमिस्ट्री क्या चीज है, मैं तो ऐसे निपटा दूंगी केमिस्ट्री। मैंने 30 सवाल तो ऐसे ही बना दिए अपने थ्योरी वाले। और अगर मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैंने सही बनाया, 120 नंबर तो ऐसे ही पक्के हैं मेरे। क्या बात कर रहे हो आप। सिर्फ ये लिस्ट अगर मैं अपने सामने सही से देख जाऊं, इनको अच्छे से पढ़ जाऊं, तो मेरे तो नंबर ऐसे ही पक्के हो गए ना। 120 नंबर तो मेरे कहीं गए नहीं, सिर्फ थ्योरी से। अभी तो न्यूमेरिकल की मैंने बात ही नहीं करी। तो जो 40 मिनट हम केमिस्ट्री को देने वाले हैं ना बेटा, ये जो 40 मिनट हम केमिस्ट्री को देंगे, उसमें हम 30 मिनट में इन सारी थ्योरी को निपटाएंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की। प्लस अगर कोई बीच में ऐसा न्यूमेरिकल आता है जो बहुत इजी कैलकुलेशन का है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन है, सामने सामने दिख रहा है, बफर का क्वेश्चन है, एसिड और बेस का कंसंट्रेशन सेम है, पीएच पीके है, सॉल्ट का और एसिड का कंसंट्रेशन सेम है, पीएच पीके है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है बिल्कुल इजी कैलकुलेशन का, वो भी मैं इनके साथ निपटा दूंगी। तो ओवरऑल न्यूमेरिकल्स में से जो इजी कैलकुलेशन वाला न्यूमेरिकल बना, जो थ्योरेटिकल पार्ट बना, तीनों का मिला के मुझे कितने मिनट में फिनिश कर देना है, 30 मिनट में। और अगर मैंने ये कर दिया, मेरा कॉन्फिडेंस केमिस्ट्री को लेके देखो कौन से लेवल पर होगा, एक अलग ही लेवल पे होंगी। ये केमिस्ट्री तो मैंने कर दी, कॉन्फिडेंस बढ़ा। बेटा पहले हाफ में ना, जो पेपर है उसके पहले हाफ में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराना बहुत जरूरी है। देखिए मैं समझ रही हूँ आपके ऊपर प्रेशर होगा, ये प्रेशर जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, ओएमआर भरते हैं, हमारे आसपास इतने बच्चे होते हैं,
सब भगवान का नाम ले रहे होते हैं, टेंशन बढ़ रही होती है, टेंशन का माहौल होता है। मम्मी पापा कहते हैं बेटा अच्छा करके आना, अपने भी दिल में बहुत टेंशन होती है, तो ये टेंशन का माहौल बहुत होता है पेपर में। फिर हम पेपर खोलते हैं, फिर हमारे हाथ पैर कांप रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने का क्या तरीका है कि मैं पहले वो चीजें कर लूं जिससे बस मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। तो 3 आवर्स के पेपर में ना 1.5 घंटा अगर मेरा कॉन्फिडेंस मेंटेन रहा, 1.5 आवर्स मैंने वो सवाल बनाए जिसने मेरा कॉन्फिडेंस अप रखा, तो अगले 1.5 घंटे को तो हम फोड़ देंगे। तो हमारा कॉन्फिडेंस बन गया है कि हमें आता है, हमसे पेपर हो रहा है, हम कर लेंगे। ये जरूरी है। इसलिए मैं चाह रही हूं कि हम अपने पेपर को 2 स्लॉट्स में करें इंस्टेड ऑफ 1। देखिए मैं जानती हूं कई बच्चे बोलेंगे हमसे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो प्लीज अगर आपसे ऐसा नहीं हो पा रहा या आपने ऐसा ट्राई किया और आपसे नहीं बना हो, मैं नहीं चाहती कि आप लास्ट मोमेंट पे कोई भी स्ट्रैटेजी बदलो। लेकिन अगर किसी की कोई स्ट्रैटेजी काम ही नहीं कर रही थी, स्ट्रगल फेज में है, वो बच्चा जरूर करके देखे। मैं अश्योरेंस दे रही हूं, मैं गारंटी दे रही हूं, आपका मार्क्स इंप्रूव होगा अगर आपने बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझी है तो 40 मिनट्स में हमने बायो किया है, 40 मिनट्स हम केमिस्ट्री को कर रहे हैं, 40 मिनट्स में हम केमिस्ट्री में 30 मिनट्स में इजी न्यूमेरिकल्स, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स और सीधे सीधे थ्योरी वाले क्वेश्चन निपटाएंगे। उसके बाद जो हमारा 10 मिनट बचेगा वो हम कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को देंगे। जितने भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उनको ट्राई करेंगे, हमसे बनते हैं नहीं बनते, बट जो भी करना है इन टोटल हमें 40 से 50 मिनट्स में ही करना है। 40 ही पकड़ के चलो, 50 भी मत करो अभी, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट 40 मिनट्स आपको फिजिक्स को देने। हो सकता है फिजिक्स में 40 मिनट्स में आपसे बहुत सारी चीजें नहीं हो, लेकिन वहां पे भी आप जितना बन सकता है 40 मिनट्स में दोगे। और ऐसा करके बेटा 2 आवर निकल चुका होगा आपका। अगर आपने तीनों सब्जेक्ट्स को 40-40 मिनट दे दिए तो आपका 2 आवर्स यूज हो चुका है। लेकिन इससे एक एडवांटेज ये है कि 2 घंटे में आपने पूरा पेपर देख लिया। आप पूरे पेपर को अपनी आंखों से स्कैन कर चुके हो। बायो के लास्ट पेज से लेके पहला पेज फिजिक्स का सारा स्कैनिंग हो चुकी है और अभी भी 1 आवर बचा है। और जो अब ये 1 आवर बचा है, इसमें मुझे पता चल गया है कि मैंने कहां पर कितना सारा क्वेश्चन बनाया, किसका कितना सारा सवाल नहीं बनाया। मैं ये कह रही हूँ जो 1 आवर है, कई बच्चे लास्ट में ओएमआर भरते हैं। मान लो 15 मिनट 20 मिनट आप ओएमआर को भी दे दो तो भी बेटा आप 40 मिनट तो एक्स्ट्रा बफर में रह नहीं रहे और आप पूरा पेपर स्कैन कर चुके हो। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब ये 40 मिनट का हम बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं और उस सब्जेक्ट पे जा सकते हैं जिस सब्जेक्ट में हमें लग रहा है कि हमने कम क्वेश्चन करे पर आसान आया हुआ पेपर निपटा देंगे। तो लगाओ 40 मिनट वहां पे, निपटाओ उस पेपर को। तुम्हें लग रहा है कि यार बायो में ना 2 4 और 5 सवाल थे जो मैं कर सकता हूं, कर सकती हूँ, मुझे आता है यार पेपर क्योंकि स्कैन कर चुकी हूँ ना पेपर, लगा दूंगी वही सवाल। केमिस्ट्री में और बेटर कर सकते हैं, करेंगे अब, लेकिन वो हम अपनी मर्जी से चूज कर पाएंगे कहां पर हम टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए एक बात आप समझिए, एग्जामिनर आपको 2 3 चीजों में ही हरा सकता है। आपकी प्रिपरेशन और एग्जामिनर की प्रिपरेशन में सिर्फ इतना ही अंतर है कि आप पढ़ाई पे बहुत फोकस्ड हो, स्ट्रैटेजी नहीं समझ रहे हैं, और एग्जामिनर आपका माइंडसेट जानता है। तो वो आपको 2 तरीके से हरा सकता है। जैसे कि मैंने आपको एक बोला कि पहले वाले 2 4 5 सवाल मुश्किल दे दिया, बच्चे को उलझा दिया, बच्चा मायूस आगे का पूरा पेपर छोड़कर आएगा। इस बच्चे को मायूस नहीं होना, क्योंकि उसको मैंने पहले बताया कि उसको 40 मिनट में सिर्फ थ्योरी करनी है। जब कंसेप्ट क्लियर है कि थ्योरी करने हैं तो काहे न्यूमेरिकल पे इतना दिमाग मारना है भाई। छोड़ो ना, बाद में देखेंगे, पहले थ्योरी निपटाओ। फट 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 थ्योरी। हो सकता है आगे के पन्ने पे कुछ थ्योरी हो ही ना, न्यूमेरिकल ही भरे हो सारे, पीछे न्यूमेरिकल्स सारी थ्योरी होगी, पीछे जाओ ना, पटाख से जाओ, क्योंकि मैम ने बोला है कि 30 मिनट में सिर्फ पहले न्यूमेरिकल नहीं बनाने, सिर्फ थ्योरी बनानी है तो थ्योरी बनाना। तो भी देखना आपका कॉन्फिडेंस कहां जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे तो जितवा दिया एग्जामिनर के माइंडसेट से, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया आपको क्या करना है। और दूसरा एग्जामिनर क्या कर सकता है ना, तीनों में से एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा हार्ड बनाएगा ना, बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा हल्का बनाता है। या तो फिजिक्स को बहुत हार्ड बना देता है, केमिस्ट्री बहुत हार्ड होती है, बायो, दोनों में से एक, तीनों में से एक सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड रहता है, बाकी तीनों जो है हमारे आसान मॉडरेट रहते हैं। तो मेरा बच्चा वहां पे भी सेफ रहेगा क्योंकि 2 घंटे में वो पूरा पेपर स्कैन कर चुका है, उसे पता है कौन सा आसान आया, कौन सा मॉडरेट आया, कौन सा डिफिकल्ट आया। लो भाई, जीत गए बाजी हम। जो ईजी आया उस पर और टाइम स्पेंड कर देंगे, जो मॉडरेट है उस पर टाइम स्पेंड कर देंगे, जो हार्ड लग रहा है उस पर टाइम नहीं लगाएंगे उतना ज्यादा, पता है ना, छोड़ दो।
लेकिन बाकी 2 में इतना सही कर दो कि उसके मार्क्स वहां पे कॉम्पनसेट हो जाए। आप अपने आप देखना, आपके मार्क्स में जमीन आसमान का अंतर आएगा, है ना। तो ये स्ट्रैटेजी को हम लोग जो है फॉलो करेंगे और इस स्ट्रैटेजी से हम अपने पेपर को 2 बार स्कैन भी कर लेंगे और हो सकता है 40 मिनट्स बायो के लिए हमारे लिए सफिशिएंट रहे, तो बायो पूरा सब्जेक्ट हमारा हो ही गयागा। फिजिक्स केमिस्ट्री जो एटलीस्ट हम स्कैन कर चुके होंगे पूरा पेपर, तो नेक्स्ट 1 आवर में या 40 मिनट्स में हमें किस सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम देना है, केमिस्ट्री पे या फिजिक्स पे, जहां से हमारा स्कोर, टोटल स्कोर बढ़ सके, एलिवेट हो सके, वो समझदारी हमारे पास आ चुकी होगी अगर हम पेपर को 2 आवर्स में स्लॉट में करें तो, राइट। थ्योरी क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं वो भी हमने पूरी लिस्ट लिख दी है, तो ये सारी आपको मेक श्योर करना है कि आप जाने से पहले इसको रिवीजन में इंक्लूड करो, राइट। तो बेटा हम समझ रहे हैं इस सिचुएशन में अब नीट में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इस सारी चीजों को कैसे करें, है ना, कोई नई स्ट्रैटेजी जो हम ला रहे हैं उसको कैसे अप्लाई करें, बहुत टेंशन हो रही है, अपने टेंशन को कैसे मैनेज करें, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे फील करें। देखिए आप जिस सिचुएशन में, हम समझ सकते हैं, है ना, हर बच्चा भी उसी सिचुएशन में स्ट्रेस में है, मोटिवेट कैसे फील करे, और मोटिवेशन के चक्कर में तो वो इतनी यूट्यूब देख रहा है कि कहीं से मोटिवेशन मिल जाए, लेकिन रियल मोटिवेशन आएगा जब मार्क्स आएंगे, है ना। बातें तो सबकी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब मार्क्स में वो बातें टर्न होंगी ना, तब रियल मोटिवेशन आएगा हमारे जीवन में। तो ये सारी चीजें हमें समझ आ रही हैं कि आपको टेंशन है, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, लास्ट 7 डेज में हमें क्या पढ़ना है, क्या अब हम मार्क्स ला सकते हैं, हमें कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड फील करवाना है, ये सारी चीजें हम जान रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आप लोगों के लिए इसी चैनल पर लेकर आ रहे हैं बेटा द एंड गेम सीरीज। एग्जैक्टली जैसा वो नाम बोल रहा है, एकदम आखिरी सीरीज, दैट इज द एंड गेम सीरीज, जो हमारे लिए बहुत क्रूशियल होगी ये समझने के लिए कि हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए फॉर द एंडिंग टाइम, एकदम लास्ट मोमेंट पे क्या स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी है, कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड फील कराना है, नॉट बाय जस्ट लिसनिंग टू गुड शेरो शायरी बट ऑल्सो बाय गेटिंग द मार्क्स। तो रियल मोटिवेशन सिर्फ तभी आता है जब हमारी स्ट्रैटेजी आपके मार्क्स में कन्वर्ट होगी। सो इफ दैट स्टार्ट्स हैपनिंग, अपने आप हम मोटिवेटेड फील करते हैं, है ना। तो ये सारी सीरीज के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, उस पर कंटिन्यूअस वीडियोस आएंगी। द एंड गेम सीरीज को हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं, तो बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन को एक एज दीजिए और नीट 2025 में एकदम फोड़ कर आएगा बेटा। ऑल द बेस्ट।